हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का रिवीजन सीरीज है। ये पूरी ये पहला चैप्टर है, जिसको जो वीडियो आप पूरी देखोगे एंड तक, इसमें पहला चैप्टर कवर किया जाएगा। और जो भी बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनको भी इसमें कवर कर लिया गया है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपके लिए एक बूस्टर डोज है, और कुछ नहीं पढ़ा है तो ये समझ लो आपने जितना मैंने इस वीडियो में दिया है उतना ही अगर पढ़ के आप चले गए, उतना ही देख के चले गए, तो भी आपको पहले चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी बहुत कम है वीडियो बनाने के लिए, तो ज्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे सीधी सीधी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे अगले जो 15-20 दिन आपके एग्जाम टाइम में बचे हुए हैं वो सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बहुत नई नई वीडियो डालने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें कि आवेश क्या है। ठीक है, अगर कभी ये पूछा जाता है कि आवेश क्या होता है, आवेश को परिभाषित कीजिए, तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाती है। सिर्फ यही लिखना है जो मैंने मुंह से बोला है, सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो इसमें प्लस आवेश आ जाएगा। और अगर कोई वस्तु है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे माइनस का आवेश आ जाएगा। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये आ गया धनावेश और ये आ गया ऋणावेश। अगर प्लस प्लस के आवेश है आवेश, तो ये आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। और अगर माइनस माइनस आवेश है तो भी ये प्रतिकर्षित करेंगे, और एक प्लस और एक माइनस है तो आवेश आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और आवेश जो होता है Q बराबर होता है IT। तो यहां से आवेश का जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी को कहते हैं हम कूलाम। आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश के लिए एक चीज और ध्यान रखना है कि इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है फेराडे। और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और इसी को आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बोला जाता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्थिर वैद्युत कूलाम। और एक स्थिर वैद्युत कूलाम बराबर होता है, ये समझ लो, स्थिर वैद्युत कूलाम जो होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 1/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। एक स्टेट कूलाम बराबर होगा 3 गुणा 10⁻9, 1/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। तो आवेश के बारे में और ज्यादा चर्चा तुम्हें नहीं करनी है, इतना ही याद रखना है। अब आवेश की कुछ विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं वो और जल्दी जल्दी से समझ लो। कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, ना आवेश आएगा ना आवेश जाएगा, केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद जो आवेश होता है, आवेश की विशेषता ये है कि आवेश का एक क्वांटा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि। और आवेश का क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है, और केवल वही आवेश संभव है जिनमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग चला जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं Q=Ne। ठीक है, Q= आ जाता है यहां से Ne। और आवेश को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब अगर माइनस आवेश दे रहे हैं, तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब धन आवेश दे रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके अगर आपको इसमें से कुछ भी नोट करना है वो नोट करो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक जो यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है, और सिर्फ 2019 में ही नहीं, ये कई बार आया है। हमें पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो अभी अभी हमने पढ़ा Q= जो होता है वो Ne होता है, और जो N है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N= हो जाएगा Q/E, और Q का मान है 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। अगर हम इसका ऊपर भाग देंगे तो ये आ जाता है 6.25 × 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। ठीक है, तो ये हमारे जो आवेश है, आवेश पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आती है हमारी आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां जो होती हैं वो 3 से 4 प्रकार की होती है, आवेशन की विधियां। ठीक है, जो मेनली होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन।
ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं इस तरह से, तो एक पे प्लस और दूसरी पे माइनस का आवेश आ जाता है। यही प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। आपको एग्जाम में यही लिखना है, ठीक है। और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे कि जब हम एक चालक वस्तु को दूसरी चालक वस्तु से चिपका के रखते हैं और एक पे आवेश होता है और दूसरी पे आवेश नहीं होता है, ये आवेशित है, ये निरावेशित है, तो इस वस्तु से कुछ आवेश इस वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है और ये ट्रांसफर तब तक चलता है जब तक कि विभव का मान समान न हो जाए। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। बाद में इसे हटा देते हैं तो कुछ आवेश इस पे आ जाता है और कुछ उस वस्तु पर रह जाता है जो हमने आवेशित करने के लिए यूज की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर पहली वस्तु प्लस आवेश वाली है तो जो आवेश दूसरी वस्तु पाएगा वो भी प्लस आवेश का ही होगा, ठीक है। ये आवेशन द्वारा वो चालन द्वारा आवेशन है। तीसरी है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि हम इसमें एक अनावेशित वस्तु को, ये मान लो कोई ऐसी वस्तु है जिसपे अभी Q इक्वल टू 0 है, किसी ऐसी वस्तु के पास में ले जाके रख दे जिसमें आवेश हो, ठीक है। मान लो इसमें प्लस आवेश है, तो क्या होगा कि इस वस्तु में पहले से भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है ही, तो जो आवेश है तो इसके जो माइनस है वो इधर और जो इसके प्लस है वो इधर चले जाएंगे, क्योंकि प्लस तो प्रतिकर्षित होंगे और माइनस आकर्षित होंगे, तो ये इस तरह से आएंगे। फिर हम क्या करें, इस प्लस वाले को अगर कोई रास्ता दे देते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं, तो ये प्लस गायब हो जाता है और इस वस्तु पर आवेश आ जाता है और वो आवेश माइनस का होगा। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि अगर प्रेरित करने वाली वस्तु का आवेश प्लस का है तो जो वस्तु है जिसमें आवेश देना है उस वस्तु का आवेश कैसा होगा, तो उस वस्तु का आवेश माइनस का होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेश और आवेशन की विधियां यहीं तक पढ़ना है हमें, इससे आगे नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। अगर आपको इसमें कोई फिगर, देखो जब भी एग्जाम आप देने जाओगे और किसी क्वेश्चन में आप किसी क्वेश्चन को फिगर आप जानते हो तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि फिगर जरूर बनाएंगे, बिना फिगर के क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। क्योंकि फिगर बनाने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो सिर्फ हमारे फिगर को देखकर ही आंसर मतलब नंबर दे देगा हमको, जो कुछ भी हमने लिखा उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो फिगर जरूर बनाए एग्जाम में, जिस भी क्वेश्चन का आपको फिगर आता हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करना। तो ये अगला टॉपिक अपना कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है, Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी R है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों लगने वाला आकर्षण उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ठीक है। आप इन लाइनों को याद रखोगे तो जो ये है इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और जब इस तरह से आएगा तो उसे कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। पूरी फिजिक्स में कहीं भी ऐसी चीज आए तो हमें इन्हीं शब्दों का उपयोग करके अपने क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। तो K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर आ जाएगा, जहां पे K है उसे कहते हैं कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु के लिए, ठीक है। और इसी को मान होता है 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। इसका ये जो मात्रक है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर इसकी K की विमा पूछी जाए तो K की विमा हम निकाल सकते हैं। देखो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मतलब बल, तो MLT-2, और M मतलब दूरी, तो L2 बट्टे C, तो AT का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ML3T- तो T इधर से 2 और इधर से AT, MLT-2 होता है, तो ये T माइनस का 4 हो जाएगा और A माइनस का 2, ये इसकी विमा हो जाती है, ठीक है। K की विमा आ गई। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट की भी कई बार पूछी जा चुकी है, 2020 में भी आया, 19 में भी आया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट
इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा है तो इसकी विमा भी होगी इसकी उल्टी, m-1 L-3 T4A2। ठीक है, जहां माइनस है वहां प्लस और जहां प्लस है वहां माइनस के चिन्ह लगाएंगे तो हमारी विमा आ जाएगी। ठीक, ये निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई। अब कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इसमें माध्यम की निर्भरता, तो जो माध्यम है अगर, तो माध्यम पे में ले जाके अगर बल पूछा जाए तो F बराबर 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r होता है और Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन r है हम ये भी कह सकते हैं कि F माध्यम जो आएगा वो F वायु बट्टे एप्सिलॉन r होता है। एप्सिलॉन r है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या आपेक्षिकशीलता, ये होता है एप्सिलॉन m बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि होती है। ठीक है, देखो बल एक सदिश राशि है तो बल के जो भी योग और गुणनफल होंगे वो इसी हिसाब से होंगे जो सदिशों के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा बार पूछे गए हैं वो यहाँ पे ले लेता हूं। और एक चीज और आती है कि ये सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो और देख लेते हैं कि वो कैसे निकालना है हमें। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये Q1 और ये Q2, ये जहां रखा है इसका इसी सदिश है R1 वेक्टर और इसका इसी सदिश है R2 वेक्टर। अगर हम इस पर बल निकालेंगे इसको बोलेंगे F2 बल, मतलब दो पर एक एक कारण लगने वाला बल, और इस पर बल निकालेंगे वो होगा F12 वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें F21 पूछा जाए तो F21 होगा K Q1 Q2 बट्टे R21, या ऐसे समझ लो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का के परिमाण का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर जो है उसका हम क्या निकाल लें, कैप। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं F21 बराबर K Q1 Q2 बट्टे R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इसके मोड का स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बट्टे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। ये इसके जो इकाई सदिश होता है उसको निकालने का तरीका है, तो हम ये लिख सकते हैं F21 बराबर फाइनली K Q1 Q2 एंड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बट्टे मोड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q। तो ये इसके सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, और अगर कभी ये पूछा जाए कि F12 क्या होगा, वो बस इसका उल्टा, जहां 2 है वहां 1, जहां 1 है वहां 2, तो K Q1 Q2 R2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बट्टे मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q, और इन दोनों के परिमाण तो समान होते हैं F12 और बराबर होता है F21, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती है, तो F21 इक्वल टू होता है माइनस के F12 के, और कोई भी फर्क इनमें नहीं होता। ठीक है, तो ये परमाणु में समान दिशा में विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें। देखो कूलाम के नियम पर आधारित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस है कि अगर ये प्लस Q माइनस 4Q और प्लस 2Q आवेश के 3 आवेश इस तरह से रखे हैं एक समबाहु त्रिभुज में, तो प्लस Q पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। तो देखो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, ये आपका 2020-2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो ये जो इस पर इस दिशा में कार्यरत है, और एक ये लगाएगा जो इसको विपरीत दिशा में। देखो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये इधर और ये इसको अपने दूर भगाने की कोशिश करेगा। देखो समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो ये वाला कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बल का मान अगर हमें निकालना है तो ये मान लो F1 है और ये F2 है, तो जो F1 होगा उसका परिमाण क्या आएगा, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होता है। तो यहां पे K तो K, अब Q1 का मान है
4q इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आर का मान यहाँ एल है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए, एल स्क्वायर। ठीक है, अब F2 निकालते हैं, तो F2 बराबर भी यही आएगा k इंटू 2q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये आएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सदिश राशि हैं, तो इनको जोड़ने का जो नियम है वो है F वेक्टर का जो कुल परिमाण होगा वो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे 120 है, तो ये लगाएंगे हम। ठीक है, तो F1 का मान अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये k क्यू स्क्वायर, तो 4 है तो ये आएगा 16 k स्क्वायर क्यू की घात 4 एल की घात 4 प्लस 4 k स्क्वायर क्यू की घात 4 एल की घात 4 प्लस 2 इंटू 4k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास F वेक्टर बराबर अंडर रूट, इनको जोड़ेंगे 16 और 4 20 के स्क्वायर क्यू की घात 4 बट्टे एल की घात 4, और ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 के स्क्वायर क्यू की घात 4 बट्टे एल की घात 4। ठीक है, तो F वेक्टर फाइनली कितना आ जाएगा, रूट में 12 के स्क्वायर क्यू की घात 4 अपॉन एल की घात 4, तो बाहर निकल के ये आ जाए, मिल जाएगा हमें 12 है तो 4 3 12 होता है, तो 2 तो बाहर 2 अंडर रूट 3 और के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर, ये परिणामी बल हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा, और अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करें और साथ ही साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखो आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें क्या है कि इस वाले आवेश पर लगने वाला बल पूछा है कि इस क्यू पे या इस क्यू पे कितना बल लगेगा, तो क्यू आवेश पर लगने वाला बल बताइए। बल ज्ञात करो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे करिए। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्यू पर लगने वाला बल निकालना है, तो इस पर 2 बल कार्यरत है। एक बल तो इस वाले क्यू के कारण ये है, एक बल इस वाले क्यू के कारण इधर है, और एक बल इस वाले क्यू के कारण इधर। तीनों के मान अगर हम निकाल लें तो ये और ये दोनों जो बल लगाएंगे वो सेम होगा। मान लो वो F बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टे ए स्क्वायर। ऐसे ये वाला जो बल लगाएगा वो तो ये हो गया, ये वाला जो बल लगाएगा वो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन वो के क्यू बट्टे ए स्क्वायर। और इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है तो ये होगी a√2, क्योंकि ये वर्ग है, तो ये वाला बल F बराबर होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो परिणामी बल आएगा इन दोनों का परिणामी, वो भी किधर से जाएगा, इधर से, तो इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं। F डैश मान लेते हैं, तो वो आएगा क्या, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90, और cos 90 का मान 0, तो ये आएगा √2F। तो √2F आएगा, देखो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, F बाहर निकल आया। अब हमें F की वैल्यू क्या दी है, F इक्वल टू √2 और क्यू बट्टे ए स्क्वायर, तो F नेट आ जाएगा F डैश प्लस F2, ये मान लो F2 अपना, तो F नेट आ जाएगा √2 क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, तो क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बचेगा √2 प्लस क्यू, ये आंसर है, ये बन लगेगा इस पर। ठीक, इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। एक बार एक क्वेश्चन आया था ऑप्शन में कि मान लो ये कोई वर्ग है, इस वर्ग पर यहां प्लस Q1 और यहां प्लस Q1, यहां माइनस Q1 और यहां माइनस Q2 और यहां माइनस Q2, मान लो ये A B C D। अगर ये जो
Q1 है, ये साम्यावस्था में है अगर, तो Q1 बट्टी Q2 बताइए, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या होगी। अगर ये साम्यावस्था में है तो यहाँ साम्यावस्था जो शब्द आया है उसको आप ध्यान रखना कि साम्यावस्था का मतलब होता है उस आवेश पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, अगर देखोगे तो उस पर कुल बल जो होगा वो शून्य होगा। तो इस पर अभी कौन कौन सा बल कार्य करेगा, ये इधर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपने से दूर भगाएगा, तो इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो इधर आएगा। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इन दोनों का परिणामी बल जो होगा वो दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे, और उन दोनों को बराबर रख के हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं निकाल के बता देता हूं जल्दी से क्या आ जाएगा अनुपात, कि अगर हमें अनुपात निकालना है तो ये वाला बल जो आएगा वही ये a√2 है, तो Q1 पर कुल बल जो आएगा वो शून्य आ, देखो फिर से इन दोनों के बीच में कोण 90 है, और जो बल लगेंगे वो ये Q2 समान होंगे तो √2f आ जाएगा, तो √2f आएगा, तो √2f, f कैसे निकालेंगे, देखो Q1 Q2, तो K Q1 Q2 बट्टे r² का मान है यहाँ a², ये बुझा मान लेते, ये √2 ले लिए, तो बराबर होगा वो किसके, K Q1² अपॉन √2a², तो √2a, तो 2a², तो a² से a² चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, k से k कट जाएगा, तो Q1 अपॉन Q2, इसको उधर लेके गए, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये Q1 Q2 डिफरेंट हो सकते हैं, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, तो बोर्ड में आए हुए कूलाम के नियम पे ये सवाल है जो आए हैं पिछले कुछ सालों में। ज्यादातर इंपोर्टेंट जो चीज है वो कूलाम के नियम का सदिश रूप है, तो उसको आप अच्छे से याद करके रखें। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, जैसे मान लो ये कोई आवेश है Q, तो इसके चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता हो, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने मुंह से बोली है वही विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q0। अगर कोई एकांक आवेश ले ले, उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। या एक ऐसे समझ लो कि अगर हमें किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां एक कूलम आवेश रख दो और बल का मान निकाल लो, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो E बराबर होता है KQ/r²। ठीक है, अगर एक कूलम आवेश रखेंगे, r दूरी पर है अगर ये, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा KQ/r², ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी बिंदु आवेश के कारण। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, यहां से निकल के आ रहा है न्यूटन प्रति कूलम, और या वोल्ट प्रति मीटर, ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछा गया है ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर है, ये विद्युत क्षेत्र के मात्रक है। और हम न्यूटन को तोड़ सकते हैं, कैसे, न्यूटन क्या होता है बल, तो F बराबर ma, तो ये होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम जो आएगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है, आप समझो कि अगर कोई आवेश है Q और हमें इस बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र पता चला है, मान लो कि वो E है, तो इस पर लगने वाला बल जो होगा, बल F बराबर होगा QE। और अगर कोई तेल बूंद है या कोई भी बूंद है या कोई कण है जो विद्युत क्षेत्र में क्या है, साम्यावस्था में है या संतुलित अवस्था में है, तो आप समझिए कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो या तो इस तरह से कार्य कर रहा होगा या इस तरह से कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्शन से भी हमें कोई खास लेना नहीं है कि अगर, लेकिन अगर कोई द्रव्यमान वाला कण है, किसी m द्रव्यमान वाला कण, और अगर वो संतुलित है तो QE = होता है mg के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो बल होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमें उस विद्युत क्षेत्र को निकालना है
जिसमें 0.00, तो m बराबर क्या आ जाएगा 0.001 इंटू 10⁻³ ग्राम। इतने ग्राम द्रव्यमान की बूंद को संतुलित करे और g बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और E का मान हमें निकालना है। Q दिया है 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये इस पर आवेश है। तो E बराबर यहां से क्या निकल जाएगा mg/Q। तो mg तो 0.001 गुणा 10⁻³ बट्टे इंटू 10 बट्टे 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह जो क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो मैं फॉर्मूले बताता जा रहा हूं, और जो आए हैं मैंने वही कवर किए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये मान लो जो भी चीजें मैं बताता जा रहा हूं उनके चांस है कि 100% आएंगे, 7 सेट आएंगे। आप सातों के 60 सेट देखोगे अगर बाद में जब पेपर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी मैंने यहां बताया वही आया है। तो आप टेंशन फ्री होके जो मैं बताता जा रहा हूं बस पढ़ते जाओ उसे। ठीक है, देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोनों अलग अलग चीजें, एकदम डिफरेंट। अब समझिए, अगर आपसे वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाता है, सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव, तो हमें क्या लिखना है कि आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें एक +Q और दूसरा -Q, मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो आवेशों के ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। निकाय है, ये कोई राशि नहीं है जो वैद्युत द्विध्रुव है। जो राशि है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, तो ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो माइनस से प्लस से मुझे एक चीज याद आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, उसमें वैद्युत बल रेखाएं भी थी, वो नहीं पढ़ पाए। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें वैद्युत बल रेखाएं भी एक बार आप जल्दी से देख लो क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, सरल चीज है, और कोई भी सरल चीज नहीं छूटनी चाहिए। कठिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमें वैसे भी समझ में आने वाली है नहीं। हमें का मतलब तुम्हें, मुझे तो सब आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। वैद्युत बल आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण बाद में निकालेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं, तो पहली बात तो वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, मतलब EA बड़ा होगा EB से। ठीक है, और दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी क्योंकि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और हमें क्या याद रखना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश से प्रारंभ होती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती है, इस तरह से। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक, और अगर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं किसी चालक के पृष्ठ पर जाएंगी तो लंबवत प्रवेश करेंगी, लंबवत ही बाहर निकलेंगी, और चालक के अंदर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं होती है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम समदूरस्थ, समांतर और समदूरस्थ रेखाओं का उपयोग करते हैं। और चालक के अंदर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं होती तो कोई आवेश भी नहीं होता। जो आवेश होता है वो चालक की सतह पर होता है, और चालक के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। जब भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो वो शून्य होता है। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब आता है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो मैं जिस पेपर को उठा लूं, एक आध को कह दे तो कह दे, नहीं तो सारे के सारे पेपर्स में ये पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में से कोई एक ने आपके पेपर में आपको मिलेगा, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो।
तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे सन में। तो ये एक निकाय ले लिया और अच्छी स्थिति की मतलब ये देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका अक्ष है और इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति मतलब इस अक्ष पे इधर या इधर कहीं भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे वो देखना है। देखो तो इससे आर दूरी हमेशा बीच वाले बिंदु से आर दूरी पे दिया जाता है, तो इस तरह का आपको फिगर बनाना है। और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या रखेंगे 2l, एल इधर और एल इधर। अब तुम्हें मैं ये दूरी पूछूं तो क्या इसे हम r माइनस एल लिख सकते हैं? और अगर तुमसे ये दूरी पूछी जाए कि यहां से लेके यहां तक की ये पूरी दूरी क्या होगी, इसमें r और बढ़ गई, r में वो l और बढ़ गई तो r प्लस एल। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू बराबर आ जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एल का स्क्वेयर। ठीक है, के क्यू मतलब बिंदु आवेश के कारण के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, यहाँ आर का मान हमारा क्या है आर माइनस एल, तो प्लस क्यू के कारण आ गई। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, ई माइनस क्यू बराबर के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना हो कि ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र, तो आप ध्यान से समझना कि ये जो प्लस क्यू वाला होगा वो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगाएगा और माइनस क्यू वाला इस दिशा में। और किसका परिमाण ज्यादा होगा, प्लस वाले का, फिलहाल क्योंकि ये पास में है तो ये इधर ज्यादा होगा, तो हम यहाँ ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू लगा देंगे। तो ई प्लस क्यू माइनस क्यू लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ई बराबर आएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई बराबर के क्यू स्क्वेयर आर स्क्वायर प्लस, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। तो इस वाले का इसमें गुणा हो गया, इस वाले का इसमें गुणा हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर एल माइनस के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस के 2 क्यू स्क्वायर ये स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये सॉरी के क्यू स्क्वायर नहीं होता, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, इसे सही कर लीजिए। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास बचा 4k क्यू आर एल बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से E इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2k आर, ठीक है, इंटू Q इंटू 2l, Q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये P आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2kp आर बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो हम l को छोड़ देंगे, l को छोड़ देंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2kp r बट्टे r की घात 4, तो E इक्वल टू 2kp बट्टे r क्यू। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अगर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ इसकी दिशा भी पूछी जाए तो इसकी वैद्युत क्षेत्र किधर होगी, ये निकालने के लिए हमें पहले वैद्युत द्विध्रुव की देख लेते हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस, इधर
और अपने वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर ही, ठीक है। तो माइनस से प्लस ये और ये इस बिंदु पर उधर, तो हम यहां क्या कहेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान होती है, अगर पूछी जाए कभी तो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और नोट करो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो वीडियो पॉज करके सही से लिख लो इसे। अगला टॉपिक अपना वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षी का मतलब होता है कि इस तरह से इसके लंबवत। तो मान लेते हैं इससे r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो देखो इस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। इस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। तो जो परिणामी आएगा वो किधर होगा, इधर। तो देखो ये दूरी l है, ये r है, तो ये होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब दोनों के परिमाण समान है, दूरियां समान है, तो दोनों के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा उसका भी मान क्या होगा, समान होगा। मान लो ये E है और ये भी E है। तो अब ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास E cos थीटा, और इधर आ जाएगा E sin थीटा। ऐसे ही इसका जो आएगा ये थीटा, तो ये E cos थीटा इधर ही, और ये आ जाएगा इधर E sin थीटा। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा E cos थीटा, E cos थीटा। तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा, तो एक के कारण, किसी एक आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगा, के Q बट्टे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास E और इतना ही माइनस के कारण भी है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर E1 प्लस E2, और E1 E2 दोनों ही क्या है, E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास E बराबर 2E cos थीटा, और E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, E नेट है, ठीक है, काट मत देना इसे। तो ये मान लो E1 और इतना ही है हमारे पास E2, ठीक है। तो ये आएगा 2E, E का मतलब है यहाँ पे E1, E1 का मतलब है KQ बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार है ये और कर्ण है ये, तो ये आ जाएगा 2KQ इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बाद इंटू में आ जाएगा एल बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E बराबर आएगा 2KQ, तो इसको लिख सकते हैं KQ इंटू 2L, और बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो इस पे 1 है, इस पे आधी तो 1.5 हो जाएगी, तो ये आ गया E इक्वल टू KP बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ऐसे कंडीशन फिर से आ जाए कि R बहुत बहुत बड़ी हो L से, और वैसे भी होती है जनरल केस में, तो E इक्वल टू आएगा KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो E इक्वल टू KP अपॉन RQ, ठीक है। तो ये आ गया निरक्षी स्थिति में। तो E अक्षीय बराबर जो होता है वो होता है 2 गुणा E निरक्षी। अच्छा, इस केस में भी आपसे ये पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किस तरफ होगी, तो यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा तो होगी इधर माइनस से प्लस, ये होगा P वेक्टर, और E की दिशा इधर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है निरक्षी स्थिति में, ठीक है। और एक जनरल फॉर्मूला आता है, किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो होता है E इक्वल टू KP अपॉन RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, किसी भी बिंदु पर अगर जनरल कंडीशन में पूछी जाए, वैसे पूछी नहीं जाएगी, आप इसको याद करिए, रट लीजिए, एक ये एक इससे पहले वाली, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो बोर्ड में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो पहले।
हमारा कि किसी निकाय में दो आवेश QA और QB तो दोनों के परिमाण समान है, प्रकृति अलग अलग है, क्रमशः दो बिंदुओं पर रखे गए हैं। तो निकाय में द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा ये निकालना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो ये वैद्युत द्विध्रुव बना भी रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। अब ये 2L है वो बीच की दूरी है उन दोनों आवेशों की। तो बीच की दूरी के लिए हमें ये बिंदु दिए गए हैं, एक ये और एक ये। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कभी भी बीच की दूरी निकालनी हो तो इससे निकालना और इसमें रख देना। क्या आ जाएगा ये x2 मतलब 2 और फिर वो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 mm। 4 mm आ गया मतलब 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर आ जाएगा। तो अब हम P निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू क्या दिया है 1.5 माइक्रो कूलम मतलब 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस के 6 कूलम। तो 1.6 गुणा 10 की घात 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो P इक्वल टू आ जाएगा 15 चौके 7 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 और कूलम इंटू मीटर। ठीक, अगर इसकी दिशा पूछी जा रही है तो दिशा किधर होगी माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस ये और प्लस ये, तो हम कह देंगे दिशा होगी वो B से A की ओर होगी इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऐसे आते रहते हैं तो बेसिक ही आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी तो निकाल भी सकते हैं इजीली। वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है ये भी कई बार आया है और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो जो बल आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। अब देखो इस बल आघूर्ण कब कार्य करता है जब दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के बल हो। तो इस पे लगने वाला बल इधर होगा F बराबर QE और इस पे लगने वाला बल इधर होगा F बराबर QE। ठीक है, तो प्लस आवेश है इधर को लगाएगा वैद्युत क्षेत्र और माइनस आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है। तो अब देखो ये जो आवेश है इनकी क्रिया रेखा अलग नहीं है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बल आघूर्ण लग रहा है तो जो निकाय है उस पर कुल बल कितना है, कुल बल अभी भी शून्य, एक इधर तो कुल बल शून्य। ठीक है, अब हमें बल तो ये मिल ही जाएगा QE। अब लंबवत दूरी ये होती है, लंबवत दूरी ये। ठीक है, ये दूरी है वो लंबवत दूरी है। मान लो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा और ये दूरी जो है वो 2L है। तो ये कितनी हो जाएगी तो साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन के। L इक्वल टू आ जाएगा K इंटू वो K इक्वल टू आएगा K नहीं निकाला हमें, L निकालना। L इक्वल टू K साइन थीटा, K है 2L तो ये आ जाएगा 2L साइन थीटा। ये हमारी लंबवत दूरी आ जाएगी। तो टाउ बराबर आएगा बल, तो बल है QE और ये है 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या आएगा E इंटू Q इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर E और ये आ जाएगा P और साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम टाउ बराबर PE साइन थीटा। और हमें इसी सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि कई बार बोर्ड में ये पूछा जा चुका है कि इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म होता है हमारा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिखा मिलेगा तो ये सही नहीं है, ये सही है, इसको याद रखना है। तो अगर कोई निकाय है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा वो ये होगा। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि ये जो बल आघूर्ण है इस वो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या हमसे पूछा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो जो कार्य होता है कार्य W बराबर वो होता है टाउ डी थीटा। ठीक है, जो DW बराबर होता है टाउ डी थीटा। तो W जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे DW का। तो DW का समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन हो जाएगा, वो हो जाएगा टाउ डी थीटा और टाउ का मान हम जानते हैं। तो W बराबर आएगा कहां से कहां तक घुमा रहे हैं θ1 से θ2 तक। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास PE साइन थीटा डी थीटा। और देखो यहां पे जो पूछा जाता है वो कार्य बहुत कम, हमें इससे ऊर्जा पूछी जाती है। तो जो U होगा U
इजुकल टू डेल्टा यू इजुकल टू ये होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो डेल्टा यू का मतलब कि यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इजुकल टू आएगा, पीई बाहर निकल आएगा, ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस, तो थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो ये निकल आएगा हमारे पास यू थीटा 1 माइनस पीई और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू थीटा 2 इजुकल टू माइनस थीटा 1 इजुकल टू माइनस पीई, और इसको पुट करेंगे तो थीटा 2 माइनस और थीटा 1 आएगा, माइनस माइनस इसको प्लस कर दो चाहे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ये होता है, ठीक है। अब इस केस में एक स्थिति में हमें क्या करना है, इसी ऊर्जा को माइनस वो जीरो मानना पड़ता है। तो जीरो मानने की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इस चीज में एक को जीरो मानेंगे, तो एक यहां पे जीरो रखने के बाद मान लो हमने थीटा 2 इक्वल टू क्या रख दिया, जीरो रख दिया, नहीं थीटा 2 नहीं जीरो रखेंगे, एक जगह की स्थिति ऊर्जा, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब घुमाएंगे तो एक जगह की जो स्थिति ऊर्जा है वो हमें माइनस की लेनी पड़ेगी, तो माइनस की लेनी पड़ेगी, तो माइनस की लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डेल्टा यू बराबर आ जाता है माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप याद रखिए, क्योंकि इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। डिफाइन करने की जब भी बारी आएगी, जब आगे किसी को नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आप जो एक एक करके लेक्चर डालेंगे उनको देखना, इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। देखो जो अगला जो टॉपिक है वो अपना वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी दी गई सतह से लंब, जैसे ये कोई सतह है तो इस सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि फाई जो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, मतलब किसी सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो फाई बराबर यहां से आएगा ई ए कॉस थीटा। अगर हमारे पास जो हमारा क्षेत्रफल है वो परिवर्तनशील है तो फाई बराबर हम लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ये सूत्र आ जाता है। और इसका जो मात्रक पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक और विमा तो सबकी इंपॉर्टेंट है, मात्रक और विमा निकालना आना चाहिए। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है इसका, और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और इसकी अगर विमा पूछी जाए तो एम एल टी माइनस 2, और ये होगी L2 और ये होगी AT। तो फ्लक्स की विमा आ जाएगी हमारे पास ML3 T माइनस 3 A माइनस 1, ये विद्युत फ्लक्स की विमा आ गई। कई बार पूछे गए इनके मात्रक और विमा, ठीक है। तो ये होगी बात वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, संख्या है, और इस पर क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, और इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गॉस की प्रमेय को यूज करके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, गॉस की प्रमेय और आपको बता देता हूँ कि गॉस की प्रमेय क्या है, तब हम इससे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो अगला जो टॉपिक अपना वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। हो सकता है कि आपके पेपर में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि गॉस की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय तो किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस बंद सतह में, उस बंद सतह में परिबद्ध आवेश का, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। फाई बराबर होता है Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स किसी बंद सतह। अगर ये बंद सतह है, इसके अंदर Q आवेश है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझो ये कोई बंद सतह है, इसके अंदर कोई Q आवेश है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये फ्लक्स होता है, ठीक।
अब इसमें जो गॉस की प्रमेय होती है ये केवल बंद सतहों पर लागू होती है, खुली सतह पर नहीं होगी। तो अगर कोई हमें किसी चीज का वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो हम उस पर काल्पनिक सतह मानेंगे जिसे हम गॉसी सतह कहते हैं। तो कभी गॉसी सतह के गुण पूछे जाए तो जो गॉसी सतह होती है उसके गुण है, सबसे पहली चीज तो जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं वो गॉसी सतह पर होना चाहिए, और गॉसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश मतलब ए वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य कोण या तो 90 डिग्री हो या 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये गॉसी सतह के हमारे गुण होते हैं। अगर बिंदु आवेश है तो उसके लिए गॉसी सतह गोलाकार होती है, और अगर रेखीय आवेश है तो उसके लिए गॉसी सतह बेलनाकार होती है। और अगर इस तरह चादर है, कोई चादर, सीट या प्लेट, तो उसके लिए भी गॉसी सतह बेलनाकार ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह से गॉसी सतह में नहीं होती। तो मुझे लगता है कि गॉस की प्रमेय आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो जो इस पर क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, जो भी 2-3 है एक ही बार में लिख लूंगा। ठीक है, देखो ये 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं मैंने, और ये तीनों क्वेश्चन ये मान लो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये नहीं तो सेम इनके जैसा आपको रखा मिलेगा। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, सबको करने का जो तरीका है वो यही है जो मैं कर रहा हूं। देखो पहला सवाल क्या है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। तो n वैद्युत द्विध्रुव रखे किसी बंद पृष्ठ के भीतर। अब देखो मान लो एक ही वैद्युत द्विध्रुव ले लें अपन, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये 2 आवेश होते हैं, तो इसका कुल आवेश क्या होगा? 0। अब बंद पृष्ठ के भीतर जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो उससे निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्या आ जाएगा? 0। अगर n है तो उन सब n का भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कुल आवेश 0 होने की वजह से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो, XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ की कुंडली से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। अगर ये है, अब देखो X और Y तल में रखी है, मान लो ये X है, ये Y है और ये Z। तो XY तल में इस तरह से कुंडली रखी है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा ए वेक्टर वो इधर होगा, तो इसका क्षेत्रफल दिया 0.2 मीटर स्क्वायर, तो ये होगा क्या? के कैप आई जे के, और ई वेक्टर बराबर ये हो गया हमारा ए वेक्टर, और ई वेक्टर हमें दिया ये 3i कैप प्लस 4j कैप। तो फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो इसमें जो क्षेत्रफल होता है, तो कोई अगर पृष्ठ ऐसा है जैसे ये है, ये पृष्ठ है अगर, तो अगर इस तरह का खुला पृष्ठ है तो उसके क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, और पृष्ठ अगर बंद है, गोले जैसा है ऐसे, तो इस मतलब इस जगह पे हम दिशा देखना चाह रहे हैं, तो हर एक जगह पे इसकी दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। बंद सतह के लिए जो दिशा होती है वो बाहर की ओर, और खुली सतहों के लिए पृष्ठ के लंबवत। तो ये ऐसे है, इसकी क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो ई वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप, और ए वेक्टर आया 0.2 के कैप। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो i डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, और के डॉट के बराबर भी 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? फाई बराबर 0, क्योंकि इसका के के साथ गुणा होगा, क्योंकि आई डॉट के बराबर होता है 0, आई डॉट जे बराबर होता है 0, और जे डॉट आई बराबर होता है 0। तो ये चीज भी हम याद रख सकते हैं अगर रख पाए तो। ठीक है, तो ये होगी 2 सवालों की बात। अब देखो इसमें ऊपर वाला नोट कर सकते हो, अगर नोट कर लिया है तो। चलो मैं क्वेश्चन नहीं मिटालता, सिर्फ इतना साफ कर दे रहे। देखो ध्यान से कि एक खोखला बेलन है, खोखला बेलन मान लो ये है, कह रहा इस बेलन के वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला, इस वाले पृष्ठ से जो निकल रहा है वो फाई है। तो किसी एक समतल से, इसमें 2 समतल सतह होती हैं। अब देखो इसमें परिबद्ध आवेश है वो क्यू है। अब क्यू है तो कुल फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स होगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो गया कुल, और इससे इतना निकल गया, तो इन दोनों से कितना होगा? दोनों से होगा, दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। अब देखो ये दोनों से है और हमें चाहिए किसी एक सतह से, तो एक सतह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
2 का भाग दे देंगे। दो सतह एक जैसी, तो एक सतह से गुजरने वाला, एक समतल से गुजरने वाला क्या आ जाएगा, गुजरने वाला फ्लक्स जो आएगा हमारा फाई बराबर हो जाएगा, फाई डैश कह देते हैं 1/2 Q/ε0 माइनस फाई। ये आंसर होगा। इस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के ये है कि कोई बंद सतह है तो बंद सतह के अंदर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होता है, उससे गुजरने वाला अगर Q आवेश है तो Q/ε0। जैसे अगर इस तरह का एक सवाल हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है तो मैं एक ले ले रहा हूं। मान लो ये कोई आकृति है ए भुजा वाली और इससे कुछ दूरी पर यहाँ कोई आवेश Q रखा है, तो इस सतह से कितना निकला, तो हम क्या करेंगे, हमें इस पे एक ऐसा ऐसी आकृति बनानी है जिससे ये इसके अंदर आ जाए। तो आप ऐसे समझो ये बेलन के भीतर है, एक कमरे के भीतर, कमरे के बीच में कोई आवेश Q रखा गया है, तो इससे कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, Q/ε0। और Q/ε0 तो कुल है, तो एक सतह से कितना गुजरेगा, एक से, तो एक से गुजरेगा Q/6ε0, क्योंकि इसमें 6 सतह है, ठीक है। तो इस तरह करने हैं ये क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अगला जो टॉपिक लेंगे, जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे, एक अनंत लंबाई की तार और एक अनंत लंबाई की चादर। वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो जो अगला जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तार का हमें रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दिया है Q/A, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है, एक रेखीय आवेश, एक होता है पृष्ठीय आवेश, वो पृष्ठ पर होता है, वो इसमें नहीं होता, मैं इसमें आपको लिख के कंफ्यूज नहीं करूंगा, अगले टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है Q/L। तो वो कह रहा है कि इस पे जो लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से आवेश वितरित है, और इससे r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी हमेशा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि चाहे अनंत लंबाई के तार के कारण गॉस की प्रमेय से कहे, चाहे सिर्फ अनंत लंबाई के तार के कारण कहे, हम गॉस की प्रमेय से ही करेंगे, क्योंकि दो डेरिवेशन याद रखना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको पहले से याद है तो कुछ भी करिए, लेकिन नहीं याद है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहली चीज एक गॉसी सतह लेंगे, ये रेखीय आवेश है, तो रेखीय आवेश का कारण गॉसी सतह क्या होगी, बेलनाकार होगी। तो ये हमने गॉसी सतह ले ली, ठीक है। अब इस गॉसी सतह के प्रत्येक मतलब सभी सतहों पर से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी ए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर इधर होगी। इस जगह पे ए वेक्टर इधर और ई वेक्टर भी इधर, तो यहाँ पे θ=0 और यहाँ θ=90, और इस जगह पे ए वेक्टर और ई वेक्टर इधर, तो θ=90। अब देखो मान लो ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है और ये तीसरी सतह है, तो जो हमारा कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q/ε0, ठीक है। अब Q कितना आएगा हमारा, Q आ जाएगा यहां से, Q आएगा लैम्डा इंटू एल, तो ये आ जाएगा लैम्डा L/ε0, ठीक है। अब देखो फाई, इसमें अगर हम पहुंचेंगे तो ये आएगा E A, पहली से E A cos 90 प्लस दूसरा आएगा E A cos 0 दूसरी सतह से, और तीसरी से E A cos 90 बराबर लैम्डा L/ε0। अब देखो cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0, यहाँ पे भी cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, EDA है, ठीक है। EDA सबके लिए EDA, और cos 0 का मान 0, तो लैम्डा L/ε0। अब देखो जो सतह है ये वाली, तो ये सतह वक्री सतह है, और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है E बराबर E इंटू 2πr/L इक्वल टू लैम्डा L/ε0। तो L से L कट गया, तो E इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू R, ठीक है। तो अगर हम ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 और ये 2, 2 दूनी 4, 4πε0 होता K, तो K, तो 2K लैम्डा अपॉन R, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और देखो एक क्वेश्चन बेसिक सा है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक x बाई तार दिया अनंत लंबाई का, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ये x और ये y, और यहां पे इससे अल्फा दूरी पर एक बिंदु रखा है P, और एक और बिंदु है यहाँ Q, और ये है 2 अल्फा दूरी पर।
तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा इस P बिंदु पर और Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, ये पूछा गया, ये सवाल था। अब आप ध्यान से समझो कि हम इस बिंदु पर हैं, तब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, EP 2K लैम्डा बट्टे अल्फा, ये दूरी अल्फा है, और यहां होंगे हमारे लिए तो ये अनंत लंबाई का तार तब भी है, तो ई क्यू इज इक्वल टू भी हमारे लिए क्या होगा 2K लैम्डा अपॉन अल्फा। तो अनुपात निकालेंगे तो EP अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू आएगा 1:1। तो ये आंसर होगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, इसी पे आया है बोर्ड में ही, तो आप इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आया है वो है कि एक अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये Q है, इस Q बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और लैम्डा बराबर दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। अब देखो E बराबर हमने क्या पढ़ा है 2K लैम्डा अपॉन R। अब R इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 9 × 10⁻⁹ K का मान, लैम्डा का मान 10 × 10⁻⁸, और ये है 2 × 10⁻², तो 2 से 2 चला गया। अब देखो 2 ये और 9 ये, तो 11 हो जाएगी घात, प्लस की और ये की 12, तो 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये बचेगा। ठीक है, ये 10⁻⁸ है, चला जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। अगला एक टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चालक शीट के कारण, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, देखो वो कैसे करेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से पूछी जाए या बिना गॉस की से, हम ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो अनंत लंबाई की प्लेट है, तो मान लो ये अनंत लंबाई की हमारी कोई प्लेट ले ली, ठीक, इस तरह से रखी हुई है। अब ये एक समान रूप से आवेशित है और हमें इसका रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, मतलब एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय से हम करेंगे, मान लो इस जगह पे हमें तीव्रता निकालनी है, तो इसकी जो सतह आएगी वो बेलनाकार आएगी। ठीक है, तो ये हमने गॉसी सतह मान ली। तो गॉसी सतह में एक क्षेत्रफल ये है और एक क्षेत्रफल ये है और एक क्षेत्रफल ये वक्री। ठीक है, सबसे पहला काम क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के साथ, तो ये ए वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये ए वेक्टर और इधर ही ई वेक्टर, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0, यहाँ थीटा इक्वल टू 90, और यहाँ थीटा ए वेक्टर और इधर ही ई वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू यहाँ भी 0। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, मान लो ये 3 सतह 1, 2 और 3, और तीनों सतह पर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, तो पहली पे ई डी ए cos 90 प्लस दूसरी है ई डी ए cos 0 और तीसरी है प्लस ई डी ए cos 0 बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q यहां से क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए, तो यहाँ क्या रख देंगे हम सिग्मा ए, तो ये 0 और ये भी, ये 0 नहीं, ये आ जाएगा 2 और ई बाहर डी ए और cos 0 का मान 1 बराबर आएगा Q मतलब सिग्मा अपॉन सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका समाकलन करेंगे तो ये ए आ जाएगा, समाकलन मतलब पूरे का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, तो वो सिग्मा ए बट्टे, तो ए से कट जाएगा, ई इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ठीक,
क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें पूछा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी बल लगे तो उसके लिए E बराबर क्या होगा, KP बट्टे R Q, या तो 2kp होगा या kp होगा। मतलब यहां से ये श्योर है कि E इज प्रोपोर्शनल टू होगा 1/RQ। तो यहां से हमें किसी भी बिंदु पर अगर बल लगाना है तो बल क्या होगा, बल F बराबर होता है QE, तो ये Q इंटू 2kp बट्टे RQ आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/RQ होगा। तो अगर किसी बिंदु आवेश पर यह पूछा जाए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा, 1/RQ पर। और एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि अगर दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, उन दोनों वैद्युत मतलब द्विध्रुव है किसी निकाय में, तो उन पर लगने वाला बल जो होगा, एक दूसरे पर लगने वाला बल होगा वो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R⁴ होगा। ये आप याद रखें। यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है R⁻, यहाँ पे भी R⁻3। ये याद रखें। कैसे लगता है इस पर मत जाइए, क्योंकि आप सिर्फ याद रखिए। और किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर बनाएंगे हम पूरे का पूरा, तब सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। जो भी चीजें आपके इसमें डाउट्स भी रह गए होंगे, अगर आप नए हैं पढ़ने वाले, तो ये वीडियो प्योरली फोकस्ड है उन बच्चों के लिए जो अभी इसी समय 2022 में एग्जाम देंगे, उनके लिए। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहीं, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आगे अगला चैप्टर लेके आएंगे हम तुम्हारे लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए। और चैप्टर आने में टाइम नहीं लगना है, आप इसको देख के तैयार कर पाओगे उससे पहले वो चैप्टर आ जाएगा। आप बस एंड तक इस वीडियो को देखे ही होंगे, अब ये बात मेरी सुन रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया, लगे रहिए।